नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आदित्य सिंह। आज हम इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस एमसीक्यू सीरीज़ के 6th पार्ट में 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में जो आपसे 3 प्रश्न पूछे थे उसके आंसर देना चाहूँगा। देखिए, मेरा पहला प्रश्न था कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BN राव। मेरा दूसरा प्रश्न था लोधी डायनेस्टी यानी लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो लोधी राजवंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। मेरा तीसरा प्रश्न था मानस नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो मानस नेशनल पार्क जो है वह असम में अवस्थित है। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं भी आज 3 प्रश्न पूछूंगा, उसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए, मेरा पहला प्रश्न होगा महाभाष्य की रचना किसने की है। मेरा दूसरा प्रश्न है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी किस शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मेरा तीसरा प्रश्न होगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इन तीनों प्रश्नों का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद देखिए, बिना देरी के हम अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है संप्रति इज़ अ ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि संप्रति एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास था, वह भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो वह जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें यह भारत के किस राज्य में हुआ है, तो यह हुआ है मेघालय में। यह फरवरी माह में हुआ, ठीक है, यानी फरवरी 2020 में हुआ है, आयोजित हुआ था। हमारा दूसरा प्रश्न है विच स्टेट हैज रिसेंटली reduced द रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू 58 ईयर्स। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में अपने सरकारी कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है उसको घटाकर 58 वर्ष कर दिया है। तो यह निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है, पंजाब राज्य सरकार ने लिया है। देखिए, अगर हम बात करें वहीं के यानी पंजाब के ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि अब हम बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों को 12वीं तक फ्री यानी निःशुल्क शिक्षा देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ प्रपोज टू बी बिल्ड अक्रॉस विच स्टेट। जो प्रश्न यह कह रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो हाल ही में समाचार में रहा है वह किस राज्य में बनने वाला है या किस राज्य में बन रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, किस राज्य में बन रहा है, उत्तर प्रदेश, यूपी में बन रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अंडर ऑपरेशन संजीवनी इंडिया हैज़ सप्लाइड एसेंशियल मेडिसिन एंड फूड ग्रेन्स टू विच कंट्री। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि जो ऑपरेशन संजीवनी चला है उसके तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाएं और खाद्यान्न जो है वह सप्लाई किया है, यानी उसकी आपूर्ति की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव्स को। ठीक है, मालदीव्स हमारा एक पड़ोसी देश है, यह जो है अरब सागर में पड़ता है। ठीक है, देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा आपसे विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस कवर टू इट्स पीपल एमिड्स कोविड-19। यानी प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि कोविड-19 के समय में वह भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जो फ्री यानी निःशुल्क जो है बीमा पॉलिसी लोगों को दे रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य ऐसा बना है जो फ्री में लोगों को निःशुल्क यानी बीमा दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए, हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे हु इज़ द राइटर ऑफ तुजूक ए जहांगीरी। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि तुजूक ए जहांगीरी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, जहांगीर। इसके लेखक कौन है, जहांगीर। देखिए, अगर हम बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल जो है वह अकबरनामा के रचनाकार हैं। अगर हम बात करें गुलबदन बेगम की, तो गुलबदन बेगम जो है यह हुमायूं नामा की रचनाकार हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो इनको जो है तोता ए हिंद के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे हु बिल्ड द कोणार्क टेम्पल। हम सभी जानते हैं कि कोणार्क मंदिर जो है वह उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है, इसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है वह नरसिंहदेव फर्स्ट ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंहदेव फर्स्ट ने करवाया था। अब देखिए, अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की, तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अमुक्ता माल्याद। ठीक है, कौन सा है, अमुक्त माल्याद, ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। देखिए, अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे इन विच ईयर अलेक्जेंडर अटैक्ड ऑन इंडिया।
तो प्रश्न यह कह रहा है कि किस वर्ष में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो कब किया था, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, यानी 326 BC में। अब देखिए, अब अगर हम बात करें 712 में, तो 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। यह जो है अरब का, यानी अरब आक्रमण का यह पहला सफल अरब आक्रमण था, ठीक है। जो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, वह अरबों का पहला सफल आक्रमण भारत पर था। हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है हु रोट राज तरंगिणी। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़। कौन है, कल्हड़। अब देखिए, पाणिनि की रचना क्या नाम है, अष्टाध्यायी। तुलसीदास जी की बहुत सी रचनाएं हैं, रामचरितमानस उसमें से एक फेमस रचना है। विनय पत्रिका इनकी रचनाएं हैं, तमाम रचनाएं हैं इनकी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंट्रोड्यूस द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अंगद। कौन थे वो, गुरु अंगद। अब देखिए, गुरु अंगद जो है वह सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। अगर हम बात करें गुरु अर्जन सिंह की, तो यह जो है सिखों के 5वें गुरु थे और इनको ही जहांगीर ने मार डाला था। अब देखिए, गुरु नानक की बात करें तो यह इनके प्रथम गुरु थे, आप सभी जानते भी हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इपिथेट देवपुत्र वॉज यूज्ड फॉर द रूलर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि देवपुत्र की उपाधि जो है वह किस राजवंश के राजाओं के लिए उपयोग की जाती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुषाण वंश, ठीक है। कौन सा वंश, कुषाण वंश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये 1526 की यहाँ बात की जा रही है, इसको ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 1526 AD इज सिग्निफिकेंट इन इंडियाज़ हिस्ट्री बिकॉज ऑफ। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि 1526 जो है हमारा, वह बहुत ही भारतीय इतिहास में बहुत चर्चित है, यानी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। वह किस कारण से इतना प्रसिद्ध है यह वर्ष। तो यह वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है कि उसी वर्ष में जो है फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, उसी वर्ष में जो है बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर उत्तर भारत में मुगल राजवंश की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी को कि 1526 किस लिए भारत में प्रसिद्ध है, इसीलिए प्रसिद्ध, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, अराइवल ऑफ इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता जो है वह भारत में कब आया था, तो वह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके शासनकाल में आया था। इब्न बतूता की जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है रिहला, आप इसको ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें वास्को डी गामा, तो आप सब जानते हैं 1498 में यह कालीकट में आया था, भारत में आया था। अब देखिए, पुर्तगाली था वास्को डी गामा। अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो यह 1600 में हुआ था, ठीक है। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच स्टेट इंडस वैली साइड कालीबंगन लोकेटेड। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि किस राज्य में सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगन जो है वह अवस्थित है। तो वह किस राज्य में अवस्थित है, हम सभी जानते हैं, राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में, राजस्थान राज्य में। देखिए, अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल जो है वह गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगर हम बात करें हरियाणा में कौन सा एक प्रसिद्ध है, आप एक प्रमुख सिंधु घाटी का एक स्थल है, तो वह कौन सा, बनावली। कौन सा है, बनावली। अगर कश्मीर में हम बात करें तो कश्मीर में कौन सा है, मांडा। मांडा जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर बिंदु है, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि गाजी मलिक वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट रूलर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज। प्रश्न यह पूछ रहा है कि गाजी मलिक जो है वह किस राजवंश का संस्थापक था और उसी राजवंश का वह पहला शासक भी था। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, गाजी मलिक बहुत लोग नहीं जानते इनका नाम। यह जो है गियासुद्दीन तुगलक का ही नाम जो है गाजी मलिक भी था, ठीक है। अब देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गियासुद्दीन तुगलक थे। कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, हम अगर बात करें गियासुद्दीन तुगलक की, तो इसने ही जो है तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो गियासुद्दीन तुगलक ने। अब देखिए, खिलजी वंश की बात करें, आप सभी जानते हैं खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी हैं, ठीक है। कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। अगर हम बात करें स्लेव डायनेस्टी के गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक थे, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है
कि भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक आप समझिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है दादा भाई नौरोजी। लेकिन अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के पितामह के रूप में राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। आप इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस तथ्य को याद रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते ही हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, और ये क्या थे, इनके गुरु थे। किसके? महात्मा गांधी जी की ये गुरु थे। ठीक, बिल्कुल क्लियर। महात्मा गांधी को आप जानते ही हैं, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इनके बारे में बहुत से तथ्य आप जानते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोड्यूसेस रबर इन लार्ज क्वांटिटी। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य जो है रबड़ जो है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। ठीक है, अब देखिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। रबर में आपका आर आ रहा है, इंग्लिश लेटर अल्फ़ाबेट का, और केरला में भी आर आ रहा है। ठीक है, तो इससे आप इसको रिलेट करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, असम की बात करें तो असम में देखिए, असम में 2 बार ए आ रहा है, और टी यानी चाय जो होता है, यानी चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह असम में होता है। तो टी में क्या है? टी में आपका ए आ रहा है, तो उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में के आ रहा है, और कॉफ़ी में, यानी कर्नाटका जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। तो इसमें भी के आ रहा है कर्नाटका में भी, और कॉफ़ी में भी क आ रहा है हिंदी का, यानी कि मतलब शब्द जो है रिलेटेड हैं। तो इनसे आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रख पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं आप। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि हैदराबाद शहर जो है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे अवस्थित है? मूसी नदी के किनारे। अगर हम बात करें गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर, प्रमुख शहर अवस्थित है, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, वह है गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। गंगा नदी की बात करें तो इसके किनारे बहुत से प्रमुख शहर हैं। प्रयागराज है आपका, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, वाराणसी है, पटना है, विभिन्न शहर हैं। ठीक है, जो नदियों के किनारे जो शहर अवस्थित हैं वो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं सदैव बनी रहती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। प्रश्न यह पूछ रहा है कि मजुली जो सबसे बड़ा नदी का एक द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप है पूरे विश्व में, वह भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो वह जो है भारत के असम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है? भारत के असम राज्य में अवस्थित है। और यह किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो यह संभवतः आप सभी जानते होंगे, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको प्रश्न काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन वाइज हम इसको समझेंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईटानगर। जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। कोहिमा की बात करें, कोहिमा की राजधानी कहाँ है? नागालैंड। देखिए, आपको जो 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि उत्तर भारत के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वी उत्तर भारत के राज्य हैं, वहाँ के कैपिटल्स यानी राजधानियों में आपको कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सेट किया मैंने। दिसपुर की राजधानी, दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की राजधानी है। तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे बिल्कुल आसान वे में, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे, आपको बहुत समस्याएं नहीं होंगी। देखिए, ईटानगर में ए बार बार आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी आपका ए बार बार आ रहा है, इसमें आपको ए 2 बार आ रहा है, ईटानगर में 3 बार आता है। ऐसे आप करके रिलेट करके समझेंगे कभी, तो कभी भी आपको समस्या नहीं होंगी। जब भी आप किसी भी चीज़ को रिलेट करके यानी कोरिलेट करके समझना शुरू कर देंगे, तो उसी दिन से आपकी आधी से अधिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज़ द लार्जेस्ट साइज। हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी आकार है या सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। इसका क्षेत्रफल कितना है? 8073 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 8073 स्क्वायर किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो है वह किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। अगर हम स्पीडोमीटर की बात करेंगे तो स्पीडोमीटर से हम स्पीड मापते हैं। ठीक है, स्पीड मापते हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है? जैसे हम कुछ रिएक्शंस में जो है कैलोरी की कितनी मात्रा है, कितना कम हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, ये सब मापते हैं, तो वो होता है कैलोरीमीटर। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बीच जो है वह किस जगह पर अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई। वह और बीच का नाम क्या है? मरीना बीच।
बीच का नाम क्या है? मरीना बीच, ठीक है। यह सबसे बड़ा बीच है भारत का। वह कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अब देखिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है सागर कौन सा है, ठीक है। सागर नहीं, हम यहाँ बात करेंगे ओशन, ठीक है। ओशन की बात हो रही है, ठीक है। देखिए सागर कह लेते हैं, अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि महासागर है। ऐसे देखिए हिंदी में थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में करेक्ट बात की जाए तो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन। कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक ओशन। क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? पैसिफिक ओशन। देखिए और सबसे छोटे अगर की बात की जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो यह है आर्कटिक ओशन, ठीक है। कौन सा है हमारा? आर्कटिक ओशन। अब देखिए अब अगर हम बात करें ये अटलांटिक ओशन, देखिए अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है। देखिए यानी प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जो दोनों जोड़ता है, यानी इन दोनों महासागरों को जो नहर जोड़ती है उसका नाम है पनामा नहर, ठीक है। तो ये महासागर ही इसको कहा जाता है, आप समझ भी सकते हैं। इन दोनों को जो जोड़ती है उस शहर का नाम क्या है? उस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर। बिल्कुल क्लियर है। और देखिए आप स्वेज कैनाल के बारे में डिटेल्ड में जाके पढ़ेंगे, इससे प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, या फिर मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वह कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, ठीक है। यानी कि 180 डिग्री देशांतर जो है वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है इन इंडिया हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी भारत में श्वेत क्रांति के पिता या जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वह जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल क्लियर है। एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में बात करते हैं। देखिए एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो यह इन्हीं विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल बात करें तो वो नॉर्मन बोरलॉग है। अब देखिए नॉर्मन बोरलॉग जी को ये बताइए, एक बहुत ही रोचक तथ्य है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन किस लिए मिला था ये मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं वेट करूँगा 1 से 2 सेकंड, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको शांति के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? फॉर पीस, यानी कि इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा इज, यानी राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सब जानते हैं 250। अब देखिए वर्तमान में जो है 245 सदस्य हैं, 200, ठीक है। अब देखिए 230 जो है इसमें राज्यों के लिए सीटें हैं और 230 और 20 जो है केवल वह किसके लिए हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, यानी उदारवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जॉन लॉक को जो है उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन, और देखिए बात करें हम कार्ल मार्क्स की तो इन्हें जो है सोशलिज्म के जनक के रूप में जाना था, यानी समाजवाद के जनक के रूप में जाना था। अरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले देखिए पॉलिटिक्स की बात करें हम तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के समय कभी भी संसद में उपस्थिति नहीं दर्ज कराई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चरण सिंह। चरण सिंह जो है कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। इनकी सरकार कब से कब तक थी? 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक थी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा द 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन हाउ मच सीट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। प्रथम सीधे सीधे समझिए कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो महिलाओं के लिए कितने परसेंट यानी कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करता है, ऐसे समझिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है। 1/3 जो है वह सीटें जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। हमारा अगला क्वेश्चन होगा व्हेन वाज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। हमसे प्रश्न ये पूछा है कि भारत में सामुदायिक विकास प्रोग्राम जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 की इसकी शुरुआत हुई। इसमें जो है उस समय 55 जो है प्रोजेक्ट उसमें लॉन्च किए गए थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एंटी डिफिकेशन लॉ इज़ रिलेटेड टू। अब देखिए हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है कि एंटी डिफिकेशन लॉ जो है वह किससे संबंधित है, यानी कि जो दल विदल कानून है वह मतलब कि किस अनुसूची में उल्लिखित है? हमसे प्रश्न यही पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची में, ठीक है। अब देखिए 10वीं अनुसूची में या 52वें संशोधन के तहत जो 1985 में 10वीं अनुसूची में इसको दल बदल जो ये कानून है इसको सम्मिलित किया गया था। अब देखिए अगर हम बात करें आपसे 8वीं अनुसूची में तो भाषा उल्लिखित है, ठीक है।
अगर देखिए 9वीं अनुसूची में जो है, यह 9वीं अनुसूची भारत में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ऐड की गई है। तो बिल्कुल क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना खुद का हाई कोर्ट है, स्वयं का हाई कोर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट जो है वह दिल्ली में अवस्थित है, और वह जो है दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके पास स्वयं का अपना हाई कोर्ट है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमसे आसान सा प्रश्न है कि भारत के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीरालाल जी कानिया जी। अब देखिए, अगर बात करें शरद अरविंद बोबड़े की, तो यह भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इससे पहले रंजन गोगोई थे, वह 46वें नंबर के थे, और ये वर्तमान में राज्यसभा के नामित सदस्य भी हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय विच आर्टिकल। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 52 के आर्टिकल 52 की, तो आर्टिकल 52 जो है उसमें बात होती है भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 54 की बात करें हम, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर हम 55 में बात करें तो इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन के लिए क्या रीति हुई, क्या प्रक्रिया हुई, उसके बारे में अनुच्छेद 55 में बात की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, द पोस्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो महालेखा और नियंत्रक परीक्षक जो है होता है, यानी कैग जिसको हम कहते हैं, उसका पद जो होता है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 148 में। अब देखिए, अगर हम बात करें 110 में क्या है, तो 110 में जो है वह मनी बिल से संबंधित है, धन विधेयक। 280 में क्या है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई है। और 153 में क्या है, वहाँ राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात की गई, गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन हुआ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिक्योरिटी। देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसके ऑप्शंस को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर तो मुंबई हो जाएगा कि आरबीआई का मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है, लेकिन आरबीआई का मुख्यालय 1 अप्रैल 1935 से लेकर 1937 तक जो है यह कलकत्ता में था। कहाँ था, कलकत्ता में। अब देखिए, वर्तमान में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इन सब का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। लेकिन देखिए, पंजाब और सिंध बैंक जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए, कोलकाता में वर्तमान समय में 2 से 3 बैंकों कुछ बैंकों का है, जैसे इंडियन बैंक, जिसको पूर्व में इलाहाबाद बैंक में आज विलय हो चुका है, यानी इलाहाबाद बैंक का जो है इंडियन बैंक में विलय हो चुका है, इसलिए आज इंडियन बैंक के नाम से जाना जाता है। उसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी कोलकाता में है, उसका मुख्यालय। यूको बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय कोलकाता में। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसे याद रखेंगे। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं का दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जानते होंगे आप सभी, 8 मार्च को है मनाया था। लेकिन देखिए, हम अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो दूसरे ऑप्शंस में 7 अप्रैल दिया है, तो इसको हम इस दिन क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, अगर हम बात करें 24 अप्रैल की, 24 अप्रैल को भारत में जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यह 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए व्यवस्था की गई है वह जो है प्रभाव में आया था। इसलिए जो है हम ये 24 अप्रैल को जो है हम यह पंचायती राज दिवस मनाते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे ध्यानपूर्वक याद रखिए। हमारा अगला प्रश्न होगा, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो सर्वदाता रक्त समूह है वह कौन सा है, तो वह जो है ओ है। कौन सा है, ओ। देखिए, डोनर में ओ आ रहा है और ब्लड ग्रुप में भी ओ आ रहा है, तो यहाँ से आप बिल्कुल डोनर ओ ये समझ सकते हैं। ठीक है, और देखिए, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। और देखिए, जो यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप होता है वह कौन सा होता है, ए बी। कौन सा होता है, ए बी। बिल्कुल क्लियर है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वह किस खेल से संबंधित है। यह किस खेल से संबंधित है, टेनिस से। देखिए, जो स्पोर्ट्स टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको हर एक एग्ज़ाम्स में 1 से 2 प्रश्न देखने को इस टॉपिक से मिल सकते हैं। देखिए, अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप होता है, यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होता है आपका, फुटबॉल में, हॉकी में वर्ल्ड कप होता है, और अलजान शाह ट्रॉफी, बहुत से जो है वो
अलग अलग जो है आपके टूर्नामेंट्स आयोजित होते हैं विभिन्न खेलों में, और विभिन्न खेलों से संबंधित शब्दावलियाँ भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे, और लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, वो इन्वेंटेड डायनामाइट, यानी डायनामाइट की जो है वह आविष्कार या कह लीजिए या खोज कह लीजिए, वह किसने किया था? आविष्कार कहना ज़्यादा सही होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है अल्फ्रेड नोबेल होगा। ठीक है, देखिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही 1901 से नोबेल प्राइज़ का वितरण किया जाता है। 1901 से नोबेल प्राइज़ को देना शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगर हम बात करें बी पास्कल की, तो इनके ही नाम पे जो है हम प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल, वह इनके ही नाम पे पड़ा है। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अगला देखते हैं। देखिए हमारा अब ये वीडियो शुरू यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और देखिए इसी के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यू गुरुकुल को। और कोई भी आपको सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत